नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर करमवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, एसके गवर्नमेंट कॉलेज कांवाली, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। साथियों, आज हम इस कक्षा में एक ऐसे विषय का अध्ययन करेंगे जो लोहकालीन सभ्यताओं में से एक है, आयरन एज सिविलाइजेशंस में से एक है। यूनान की सभ्यता आज का हमारा विषय है और इस सभ्यता में भी सिलेबस के हिसाब से हम तीन मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहला कि किस तरह से यूनान में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ। दूसरा, यूनान के उस वक्त के समाज की स्थिति कैसी थी। और तीसरा, यूनान की उस वक्त की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब हम लोहयुगीन सभ्यता की बात करते हैं तो ऐतिहासिक कालक्रम के हिसाब से आप देखेंगे कि वहाँ पे बाकायदा एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत मनुष्य ने पहली बार लोहे का प्रयोग व्यापक स्तर पे किया। इस लोहे के प्रयोग की वजह से ही इस सभ्यता को लोहयुगीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है और इस लोह के प्रयोग ने इनके जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया। एक छोटे से क्षेत्र की ये सभ्यता विश्व की एक महान सभ्यताओं में स्थान प्राप्त करती है। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं इसकी पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हैं। हम देखेंगे कि 1100 ईस्वी पूर्व के आते आते जैसे जैसे इस क्षेत्र में वर्तमान जो यूनान का क्षेत्र है, जो काला सागर के आसपास का जो क्षेत्र है, आयोनियन सागर के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 1100 ईस्वी पूर्व के आसपास कहीं न कहीं कांस्य युग की समाप्ति हुई और धीरे धीरे यहाँ के लोग जो थे, यहाँ की सभ्यता लोह युग में परिवर्तित हो गई। यहाँ जिस तरह की भौगोलिक स्थिति थी कि एक कटा फटा तट था, ये क्षेत्र लगभग 3 तरफ से इस इलाके में समुद्र लगा हुआ था, बहुत से छोटे छोटे टापुओं की श्रृंखला थी, उत्तर की तरफ एक बड़ी ऊंची पर्वत श्रृंखला थी। तो यहाँ उस वक्त की स्थिति के हिसाब से छोटे छोटे नगर राज्य डेवलप हुए। ये नगर राज्य लेके 10वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेके और 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी तक लगातार चलते रहे। शुरुआत में आप देखेंगे कि छोटी छोटी बस्तियां, फिर उन्हीं से कस्बे और उन्हीं से नगर, फिर उन्हीं से अपनी एक छोटी सी व्यवस्था उन्होंने शासन की प्रारंभ की। प्रारंभ में वहाँ कुछ लोकतांत्रिक जनतांत्रिक संस्थाओं के संकेत मिलते हैं। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास आते आते कुछ बड़े शहर, बड़े नगर राज्यों में स्थापित हो गए, जैसे कि एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ, रोहोड्स, क्रीट। तो ये आपस में भी इनके संघर्ष चलते रहते थे, बाहर की शक्तियों के साथ भी इनके संघर्ष चलते रहते थे और इस तरीके से इस पूरे संघर्ष में 2 बड़े नगर राज्य उभर के आए जो आगे चल के यूनानी सभ्यता के आदर्श बने। एक था उसमें स्पार्टा और दूसरा था एथेंस। तो इन्हीं 2 सभ्यताओं और 2 नगर राज्यों के विकास से आगे चलकर पूरे यूनान की सभ्यता को एक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र में एक पूरी प्रगति मिली, एक पूरी दिशा मिली। जहाँ तक इस सभ्यता के बसाने वाले मूल लोगों के बारे में बात आती है तो इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये जो लोग थे ये एकियन, आयोनियन, डोरियन, इओलियन, ये जो मूल प्रजातियां थी जो संभवतः यूरोपियन आर्य परिवार से संबंध रखती थी। ये मिश्रित सी इन जातियों से संबंध रखते थे और इन्हीं सभी मिश्रित जातियों ने मिलकर एक अभूतपूर्व एक तरह से प्रयास किया इस सभ्यता को आगे बढ़ाने का और इसी क्रम में हम आगे इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। विशेषकर 3 पहलुओं के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो जो प्रारंभिक जो गणतांत्रिक संस्थाएं डेवलप हुई थी एथेंस के अंदर और उसके बाद उनके समाज में क्या बदलाव आए, किस तरह से वो बदलाव एक तरह से आगे चलकर एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए या आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए और फिर किस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था ने इन सब बदलावों को सपोर्ट किया। तो इसको एक एक करके हम इस चीज को आगे पढ़ेंगे। जहाँ तक पहले मुद्दे की बात है कि किस तरह से एथेंस नगर राज्य में लोकतंत्र या प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी का विकास हुआ, तो इसका अपना एक लंबा इतिहास है। जैसे कि थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे 13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, तो जो इस क्षेत्र के रहने वाले आयोनियन लोग थे उनकी एक शाखा ने थीसियस के नेतृत्व में जो छोटे छोटे 12 नगर राज्य थे उन सबको मिलाकर एथेंस नगर की स्थापना की और
यहाँ पे कुछ पहली संस्थाएं आपको दिखाई देंगी जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में दो बड़ी संस्थाएं जिनका जिक्र इनके साहित्य में आता है। एक तो बाउल थी, जो संभवतः उच्च वर्ग की, कुलीन वर्ग की एक समिति जैसी संस्था थी, एक एग्जीक्यूटिव जैसी संस्था थी। और दूसरी एक अगोरा नाम की एक संस्था थी, जो एक तरह से जनसभा थी, आम लोगों से जुड़ी हुई एक बड़ी सभा थी जिसमें बहुत से लोग शामिल होते थे। अपना एक संविधान भी था इन लोगों का, तो संविधान में कुछ प्रावधान भी होंगे जनता की भागीदारी को लेके, जनता के जनतंत्र में योगदान को लेके। लेकिन स्वाभाविक है कि ये एक अनूठा प्रयोग था और अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग भी था कि आज से लगभग 2300-2400 साल पहले या 3000 साल से भी ज़्यादा साल पहले कहीं न कहीं वहाँ इस तरह की संस्थाएं थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर कंपैरिजन करते हैं इसका दूसरी सभ्यताओं के साथ, तो आपको भारत में भी ऐसा दिखाई देगा, विशेषकर ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में आप देखेंगे कि विदत का बहुत बार जिक्र आता है। एक लगभग 122 बार ऋग्वेद में विदत का जिक्र आया है। सभा और समिति का भी जिक्र आया है। तो ये संस्थाएं भी कहीं न कहीं भारतीय संदर्भ में देखें तो प्रारंभिक जनतांत्रिक संस्थाएं थी, लोकतांत्रिक संस्थाएं थी। चूंकि भारत की वैदिक सभ्यता भी एक लोहयुगीन सभ्यता है, तो उसी के समकक्ष जो यूनान की सभ्यता थी, जिसको हम ग्रीक सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसमें भी प्रारंभिक रूप से बाउल और अगोरा जैसी संस्थाएं हमें दिखाई देती। लेकिन उसकी अपनी कुछ कमियां भी रही होंगी, जैसे कि शुरुआत के कई सौ वर्षों तक जनतंत्र होने के बावजूद यहाँ पे धनी वर्ग जो था, कुलीन वर्ग था, इनका ही जनतांत्रिक संस्थाओं पे नियंत्रण होता था, आम जनता की भागीदारी नहीं होती थी। तो एक लंबी एक तरह से मांग बनती जा रही थी जनता के द्वारा, और धीरे धीरे सुधारों की मांग होने लगी कि कुछ सुधार किए जाएं, ज़्यादा जनता को इन संस्थाओं में शामिल किया जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक जनतांत्रिक संस्थाओं के विकास का यहाँ पे अध्ययन का एक पूरा इतिहास है। इस मांग के संदर्भ में सबसे पहले आप देखेंगे कि जो एक दौर चला जिसमें एथेंस में जब सोलन नाम का व्यक्ति 594 ईस्वी पूर्व में आर्कन एक पद होता था, जैसे आजकल का कानून मंत्री या कानून निर्माता जैसा एक पद होता था, उस पद पे जब वो बैठा तो उसके समय में काफी बड़े सुधार हुए। और एक तरह से जो सोलन का जो समय अवधि था वो प्रजातांत्रिक संस्थाओं और प्रजातांत्रिक सुधारों के लिए बहुत निर्णायक दौर था। वो एक बुद्धिमान राजनीतिक व्यक्ति था, योग्य था, यहीं का मूलतः रहने वाला था, तो स्वाभाविक रूप से उसको हर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का पता था अच्छे से। तो उसने कुछ सुधार करने की कोशिश की। जो प्रारंभिक प्रजातंत्र के बाद जो सोलन के प्रजातांत्रिक सुधार शुरू होते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो जो पीछे के अत्याचारी कानून थे, उन कानूनों को उसने दूर करने की कोशिश की। अत्याचारी कानून किस तरह के, जैसे बहुत से लोगों को दास बना लिया जाता था इस तरह से, तो थोड़ा सा उन्होंने सुधार करने की कोशिश की। दासता की वजह से या कर्ज ना चुकाने की वजह से लोगों की जो संपत्ति छीन ली गई थी उसको वापस लौटाने के लिए उन्होंने कानून बनाए। वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए ताकि जो धनी वर्ग है वो गरीब वर्ग का बहुत ज्यादा शोषण ना करे। ब्याज दरों में कमी की गई। जो आम जनता जो उस वक्त के महाजन वर्ग से कर्ज लेती थी तो उसकी दरें बहुत ज्यादा होती थी, तो उनसे एक तरह से मुक्ति दिलाने के लिए ब्याज दरों में कमी की गई। और बड़े स्तर पर जो देश से निकाल दिए गए थे लोग, देश निकाला दिन को दिया गया था, या एक तरह से अत्याचारों की वजह से जो डर के मारे भाग गए थे, उन लोगों को वापस लाने का भी प्रयास सोलन के द्वारा किया गया इस दौरान। और विशेषकर जो अगोरा, जो एक आम जनसभा थी, जैसे आजकल की हमारी लोकसभा जिसको निचला सदन बोलते हैं, तो अगोरा में सुधार करने की कोशिश की गई। आम नागरिकों के दरवाजे अगोरा के लिए खोले गए और विशेषकर न्यायाधीशों को चुनने का जो प्रक्रिया था उसमें भी नागरिकों को इन्वॉल्व किया गया। जो बाउल थी, जो एक तरह से एक एग्जीक्यूटिव का काम करती थी, जो एक कार्यकारी समिति का काम करती थी, उसके लिए ये किया गया कि भाई इसके चुनाव प्रतिवर्ष होंगे। और सारी जो जनसंख्या थी, एक बहुत क्रांतिकारी काम जो सोलन ने किया था कि सारी जो एथेंस की जनसंख्या थी उसको आर्थिक आधार पर उसने 4 भागों में बांट दिया था। एक वो वर्ग था जिसकी वार्षिक आय 1000 बूशल, बूशल उनकी अपनी एक मुद्रा और मान की एक इकाई है, 1000 बूशल या इससे ज्यादा जिनकी आय थी वो पहले वर्ग में रखे, 500 से 300 बूशल वार्षिक आय वाले दूसरे वर्ग में, 200
300 के बीच के तीसरे वर्ग में, और 200 बुशल वार्षिक आमदनी से नीचे का भी एक वर्ग था जो मजदूर वर्ग था, उसको चौथे वर्ग में रखा। इसका फायदा क्या हुआ कि ये निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ग से 100 सदस्य अब बाउल में भेजे जाएंगे। तो इस तरह से इसकी सदस्य संख्या को 400 बढ़ा के किया गया। लगभग हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कहीं न कहीं इस बाउल जैसी संस्था में दिया गया। हालांकि विरोध भी हुआ इस चीज का, विशेषकर जो सामंत वर्ग था, जो पूंजीपति वर्ग था, उसने इस चीज का विरोध किया कि इनको शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने बड़ी सख्ती से इसको लागू किया। दूसरी तरफ अगोरा के अधिकारों में भी उन्होंने वृद्धि की। जो अगोरा जो कि आम जनता की सभा थी, उसके अधिकारों में, शक्तियों में भी वृद्धि की। और न्याय के क्षेत्र में पहली बार जूरी प्रथा को लाया गया। जूरी प्रथा की एक पूरी सभा एक खुले सदन में लगती थी और न्यायाधीशों की संख्या काफी ज्यादा होती थी और वो सबके सामने मुकदमों को सुनते थे और फिर न्यायाधीशों की संख्या के बहुमत के आधार पर उनका फैसला सुनाया जाता था। तो ये भेदभाव को खत्म करने के लिए था कि कम संख्या में न्यायाधीश होते थे, ज्यादातर कुलीन वर्ग के लोग होते थे, तो वो भेदभाव करते थे कहीं न कहीं न्याय देने के मामले में। लेकिन अब चूंकि इनकी संख्या को बढ़ाया गया है और ज्यूरी की वजह से वो सब पब्लिक डोमेन में लाया गया है, तो वो कहीं न कहीं भेदभाव को खत्म करने का था, एक प्रयास था कि न्याय के क्षेत्र में कम से कम इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसी के साथ साथ लोगों के निजी जीवन को प्रतिबंधित करने के लिए भी बहुत से नियम कानून थे, जैसे विवाहों को लेके, तीज त्योहारों को लेके, तो उनको लेके भी सोलन के समय में काफी ऐसे सुधार किए गए कि आदमी की निजी जिंदगी में कम से कम कानून का दखल हो, कानून ज्यादा उनमें दखल ना करे, हस्तक्षेप ना करे। इसके अलावा जो कर्ज की वजह से लंबे समय से दास्ता भुगत रहे थे, कई पीढ़ियां जिनकी दास्ता में गुजर गई थी, उनको कर्ज मुक्त करके दास्ता से भी मुक्त किया गया। जमीनें बांटी गई और ऐसा भी उल्लेख कहीं न कहीं मिलता है उनके साहित्य में, क्योंकि बहुत उनका समृद्ध साहित्य मिला है, कि जमीन की एक सीलिंग भी निश्चित की गई कि इससे ज्यादा जमीन किसी व्यक्ति के पास नहीं होगी, ताकि उसका एक तरह से एक रैशनल बंटवारा लोगों के बीच हो सके। तो पहला जो बड़ा सुधार का कार्यकाल चला वो सोलन के समय में, और एक तरह से एक मजबूत आधार प्रजातांत्रिक संस्थाओं के लिए उन्होंने रखा। उसके बाद आप देखेंगे कि एक और दौर आता है बीच में, कैलस्थनीज नाम के एक शासक का। कैलस्थनीज का जो समय रहा है वो 507 ईस्वी पूर्व में वो एथेंस के एक तरह से शासक बने, और उन्होंने जो सुधार सोलन ने शुरू किए थे उनको और आगे बढ़ाया। ये पेरिक्लीज से पहले के एक शासक है, छोटी सी अवधि के लिए। इनके द्वारा जो किए गए जो प्रमुख सुधार थे, उनमें सबसे पहला तो पूरे एथेंस राज्य को 10 भागों में बांट दिया उन्होंने, क्योंकि अब तक कहीं न कहीं ये भेदभाव होता था कि किसी एक क्षेत्र का, जैसे एथेंस नगर का प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाता था, आसपास के जो आबादी के गांव थे वो कहीं न कहीं उनको नहीं मिलता था, या दूर दराज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था। तो एथेंस का जितना भी इलाका था उसको 10 भागों में बांटा गया। और बाउल के जो सदस्यों की संख्या थी, यानी कि काउंसलर की जो सदस्य संख्या थी, जिसको पीछे 400 किया था सोलन ने, उसको बढ़ा के 500 कर दिया। 500 करने के बाद अगला कदम उनका ये था कि ये 50-50 लोगों की 10 समितियों में बांट दिए। ये प्रजातंत्र को मजबूत करने का एक तरीका था जो कैलस्थनीज ने अपनाया था। ये 10 समितियां क्या करेंगी कि प्रत्येक समिति 36 दिन तक शासन करेगी, शासन से संबंधित सारे काम ये 50 लोगों की समिति करेगी। इस तरह से चूंकि 10 समितियां हैं तो लगभग साल भर, यानी कि 36 गुणा 10 लगभग 360 दिन अलग अलग समितियों के बाटे इस तरह का काम आएगा। तो ये उनके अपना एक तरीका था लोगों को और ज्यादा इन्वॉल्व करने का सरकार के कार्यों में। ये भी तय किया गया कि जो जनसभा जो थी, अगोरा जैसी संस्था थी, उसकी बैठक हर 10 दिन में बुलाई जाएगी निश्चित रूप से। और यहाँ तक किया गया कि लॉटरी पद्धति के द्वारा जो सेनापतियों का चयन होगा, उसमें जो कमेटी बनेगी जो वरिष्ठ सेनापतियों की, उसमें लॉटरी पद्धति से भी हर वर्ग से और हर क्षेत्र से लोगों को चुना जाएगा, जैसे 10 क्षेत्र उन्होंने बनाए थे। तो एक प्रयास था इन्वॉल्व करने का, एक इंक्लूसिव अप्रोच के साथ कि सभी लोगों को शामिल किया जा सके। ये उनकी एक ब्यूटी थी उस डेमोक्रेटिक सिस्टम की। जहां तक अगोरा को पावरफुल बनाने की बात है, तो कैलस्थनीज के समय में अगोरा यानी कि जो संसद या जो आम सभा थी, उसमें काफी उसको संशोधन करने के अधिकार दिए कि जो बाउल की तरफ से अगर कोई प्रस्ताव ऐसा आता है जो लोगों के हित में नहीं है तो उसको रोक सकती है, उसमें संशोधन करने के लिए लौटा सकती है। जैसे आज हमारे यहाँ
संसद के जो 2 सदन हैं उसमें इस तरह की शक्ति राज्यसभा और लोकसभा को दी गई है। तो ये सब कुलीन वर्ग के शक्तियों पे अंकुश लगाने के लिए था। सेना में सभी वर्गों से भर्ती का प्रयास इसके समय में हुआ। कैलस्थनीज ने प्रयास किया कि सेना में प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, और विशेषकर जो इस तरह के सुधारों के विरोधी थे, जो प्रजातंत्र का विरोध करने वाले थे, तो एक विशेष नियम के तहत उन पे मुकदमा चला के उनको 10 वर्ष देश निकाले की सजा देने का भी प्रावधान किया गया, ताकि इस तरह के सुधारों में कोई रोड़ा न अपनाए। तो जो प्रक्रिया सोलन ने शुरू की थी उसको कैलस्थनीज ने और आगे बढ़ाया। और जैसा कि आप इनमें देख पा रहे हैं, जो ये स्लाइड में नीचे 2 चित्र दिए गए हैं, तो इस तरह से एक ओपन ज्यूरी के द्वारा, और ये सब अब भागीदारी कहीं न कहीं बढ़ रही है न्याय के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में। और इस काम को जो सबसे आगे बढ़ाने का काम फिर जो किया वो पेरिक्लीस के शासनकाल में हुआ। पेरिक्लीस जो थे वो 461 ईस्वी पूर्व से 429 ईस्वी पूर्व के मध्य शासक रहे एथेंस के। और इनका जो काल है वो न केवल लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, बल्कि और अन्य जो जीवन के पहलू थे, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, हर क्षेत्र में पेरिक्लीस के काल में बहुत ज्यादा विकास हुआ, प्रगति, उन्नति हुई। इसीलिए जो ग्रीक हिस्ट्री है उसमें पेरिक्लीस के काल को गोल्डन एज कहा जाता है, एक तरह से स्वर्ण काल कहा जाता है। तो पेरिक्लीस ने जैसे कि जो सबसे पहले तो प्रजातांत्रिक सुधारों का विरोध करने वाले जो तत्व थे उनको सख्ती से कुचला, और अगोरा यानी कि असेंबली में इस तरह का कानून पास कराया कि इस तरह की प्रक्रिया को रुकावट ना झेलनी पड़े। सभी के लिए कहीं न कहीं अगोरा में जो सदस्यता का था वो दरवाजा खोला गया कि और समाज का मैक्सिमम ग्रुप इसमें शामिल हो सके। न्याय संबंधी कार्य जो थे वो जन न्यायालयों को सौंपे। देखिए कि नया कंसेप्ट था कि अब जनता के ही न्यायालय होंगे, जनता के ही लोग न्यायाधीश की भूमिका निभाएंगे। और लॉटरी के द्वारा लगभग 6000 लोगों का चयन इस तरह से किया जाता था, और ये 6000 लोग 200 के ग्रुप से लेके और 1000 के ग्रुप के बीच में एक तरह से इकट्ठे जज की भूमिका निभाते थे। अपने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में ये बैठते थे। और ये जो ओपन ज्यूरी का जो कंसेप्ट जो पीछे शुरू हुआ था सोलन के समय में, इसको और ज्यादा एक तरह से इंक्लूसिव बनाया, और ज्यादा लोगों को इसमें शामिल किया। समाज का लगभग प्रत्येक वर्ग न्यायाधीश के रूप में अब इसमें शामिल किया जा रहा है, और उनको अधिकार दिया जा रहा है एक तरह से कि वो न्यायाधीश के रूप में काम कर पाए। गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार को बढ़ावा दिया गया, बांध बनाना, नहरें निकालना, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना, वो सब इस काल में हो रहा है। कर्मचारियों के वेतन निश्चित किए गए ताकि उनकी आय बढ़ेगी तो राज्य की भी आय बढ़े, और प्रशासन में जन भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित किया गया। विशेषकर जो पेरिक्लीस का काल था वो एक कल्याणकारी राज्य की धारणा पे आधारित था, एक वेलफेयर स्टेट की। उसमें राजतंत्र जैसी चीज है, लोकतंत्र जैसी चीज है, लेकिन लोकतंत्र भी पूरी तरह से किसको समर्पित है? कल्याण को समर्पित है। कल्याण के ऊपर उनका पूरा ध्यान है। तो पेरिक्लीस का जो काल था वो लोकतंत्र के लिए भी कहीं न कहीं, और दूसरे विविध जो जीवन के पहलू थे उनके लिए भी पूरा एक तरह से स्वर्ण काल सिद्ध हुआ। लेकिन जब हम पूरा एक मूल्यांकन करते हैं इस चीज का, पूरा एक अध्ययन करते हैं कि किस तरह से एथेंस में प्रारंभिक दौर से 13वीं 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेके और हम आ गए 3री 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक जो एक लोकतंत्र का विकास हुआ, जब आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो उसकी अपनी कुछ सीमाएं भी दिखती हैं, उसकी कुछ लिमिट्स भी हम देख सकते हैं। आलोचना भी होती है कुछ आधारों को लेकर, कुछ इतिहासकारों के अनुसार कि उस लोकतंत्र की कुछ मूलभूत खामियां भी रही हैं। तो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण खामियां गिनाई जाती हैं उसमें सबसे पहला तो कि जो जनता की जो भागीदारी थी वो सब इतना कुछ करने के बाद भी केवल 7वां हिस्सा ही टोटल जनसंख्या का वो इस तरह के लोकतांत्रिक जनतांत्रिक संस्थाओं में प्रत्यक्ष भागीदारी कर पा रहा था। तो एक छोटी सी संख्या थी ये, केवल इसको कहिए कि 14, 14.5, 15% के आसपास ही लोग कहीं न कहीं इस प्रक्रिया का लाभ ले पा रहे थे। तो एक तो जनता की भागीदारी उतनी इसमें नहीं थी। इसके पीछे कारण ये था, जैसा कि उन्होंने आगे बताया भी आलोचना करने वालों में, कि एक तो महिलाओं को इस तरह की पूरी प्रक्रिया से लगभग अलग ही रखा गया। दास वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग था यूनान के समाज का, जिसको गैर नागरिक वर्ग भी कहते थे, तो उसको भी इस तरह की सुविधाएं और इस तरह के अधिकार नहीं दिए गए थे। विदेशी जो बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में रहते थे, व्यापारी के रूप में, कारीगर के रूप में, हस्तशिल्प के रूप में, मजदूर के रूप में,
या युद्ध बंदी के रूप में उनको दास बना के लाया जाता था। तो उन सब को इस तरह के कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे और ना ही किसी प्रकार की प्रक्रिया में वो लोग शामिल थे। इसी तरह एक तीसरी जो कमी इसमें गिनवाई जाती वो ये थी कि जो ये जन न्यायालय का जो कंसेप्ट था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को, आम जनता को न्यायाधीश के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, तो जब तक शासक वर्ग अच्छे रहे, अच्छे से संभाल पाए, पेरिक्लिस जैसे शासक, तब तक तो ये व्यवस्था ठीक चलती रही। लेकिन आगे चलकर जब इस बुनियादी व्यवस्था में थोड़े से विघटन आए, कुछ विचलन आए, तो आप देखेंगे कि कई बार ये जनवादी व्यवस्था जो थी, जन न्यायवादी व्यवस्था, ये कहीं न कहीं दोषपूर्ण भी सिद्ध होती है। विशेषकर जब कम पढ़े लिखे लोग या बिना पढ़े लिखे लोग या जिनको न्याय की पूरी प्रक्रिया का मूलभूत ज्ञान नहीं था, वो लोग भी जब जज की भूमिका में आते थे तो कई बार बड़ी रिजिडिटी, बड़ी कठोरता से मुद्दों पे ठीक से ध्यान दिए बगैर भी न्याय होता था। इसका एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण है कि जब सुकरात के ऊपर इस तरह का मुकदमा चलाया गया कि ये युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, ये जो ना गलत प्रचार कर रहे हैं, तो जो ज्यूरी में मुकदमा चलाया गया और उनको मृत्युदंड दिया गया। 399 ईस्वी पूर्व के आसपास की घटना है। तो सुकरात जैसे व्यक्ति को जो तर्क की बात करते थे, सत्य की बात करते थे, उनको जन न्यायालय के अंदर भी मृत्युदंड मिलना कहीं न कहीं इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था की कहीं न कहीं अपनी खामी की तरफ इशारा करता है। और इस आधार पे भी इस पूरी प्रक्रिया पे प्रश्न लगता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र की जो बात यहाँ यूनान में हो रही है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, वो उतना फिर व्यवहारिक और फीजिबल नहीं रहता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति हर जगह इकट्ठा होकर हर निर्णय में भाग ले सके। तो इसकी कुछ अपनी खामियां रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक अच्छी बात ये थी कि इतने समय पहले, जबकि दुनिया में और जगहों पे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं, तो कुछ सभ्यताओं में, जैसे भारत में ऋग्वैदिक काल में या यूनान की सभ्यता में, इस तरह कहीं कहीं जो ये लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतंत्र की जो ये परंपराएं हैं, और यूनान की जो एक तरह से प्रजातंत्र की जो समृद्ध हिस्ट्री है, पूरा एक इतिहास है, वो अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण एक तरह से कार्य था जो इस सभ्यता के दौरान हुआ, और एक बहुत बड़ी विरासत के रूप में आप देखेंगे कि ये छोड़ा गया है यूनान के लोगों द्वारा आम जनता के लिए। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इस सभ्यता का अपना एक मापदंड रहा है जनतंत्र को लेके। जहाँ तक यूनानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन की बात आती है, तो सामाजिक जीवन में हम देखेंगे कि वहाँ सामाजिक वर्गीकरण है। हमने और सभ्यताओं को भी पढ़ा होगा, उसमें भी कहीं न कहीं सामाजिक वर्गीकरण मिला है। लेकिन यूनान की सभ्यता का जो सामाजिक वर्गीकरण था वो थोड़ा अलग किस्म का था। यूनान की सभ्यता में दो वर्ग थे समाज में मोटे तौर पर, एक नागरिक वर्ग और एक गैर नागरिक वर्ग। नागरिक वर्ग में कौन लोग शामिल थे? जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो राज परिवारों से जुड़े हुए लोग थे, जो अमीर बड़े जमींदार लोग थे, या मध्यम वर्ग के जो बड़े लोग थे, जो राजकाज के कामों से जुड़े हुए थे, वो कहीं न कहीं उसमें सरकार के जो जितने भी कर्मचारी थे वो नागरिक वर्ग में शामिल होते थे। ये सारे सुविधा संपन्न थे, बहुत शक्तिशाली थे, महत्वपूर्ण पदों पे भी यही होते थे। इस वर्ग की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी, सामाजिक स्थिति भी स्वाभाविक रूप से इनकी बहुत अच्छी थी। लेकिन जो दूसरा वर्ग था, गैर नागरिक वर्ग, ये एक बहुत बड़ा वर्ग था समाज का। वो हमने नीचे पिरामिड में दिखाया भी है कि इसमें कहीं न कहीं ज़्यादातर वो लोग हैं जो विदेशों से बंदियों के रूप में लाए गए हैं, या वो लोग हैं जो मजदूर के रूप में बाहर से आए हैं, यानी कि जो कभी मूल निवासी नहीं रहे एथेंस के, वो या यूनान के या स्पार्टा के, वो एक तरह से गैर नागरिक वर्ग में, एक तरह से हम पूरी यूनान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो गैर नागरिक वर्ग में शामिल होते थे। इन लोगों की हालत बहुत खराब थी। एक तो गैर नागरिक वर्ग को, जैसे मैंने पीछे अभी बताया कि लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक जितना भी विकास प्रगति हुई है उसमें उनकी कोई भागीदारी नहीं थी, उनको शामिल नहीं किया जा रहा था, उनको इस तरह के अधिकार नहीं थे। दूसरा, वो ज़्यादातर दास्ता के कार्यों से बेगार, एक बहुत बड़ी समस्या यूनान में थी, जो गैर नागरिकों को बेगार भी करनी होती थी। बेगार का मतलब है कि बगैर किसी मेहनताने के, किसी के खेत में या किसी के घर में या किसी भी कार्य को करना। तो गैर नागरिक वर्ग और नागरिक वर्ग, दो यहाँ बड़े महत्वपूर्ण समाज में वर्गीकरण दिखते हैं, जिसमें गैर नागरिक वर्ग की हालत बहुत ही दयनीय थी। हर स्तर पर वो बहुत पिछड़े हुए थे और बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा था। जहाँ तक बात आती है समाज के अगले बिंदु की, तो परिवार व्यवस्था, जो कि आप देखेंगे कि हर सोसाइटी में कहीं न कहीं दिखाई देती है।
तो ये मूल इकाई थी परिवार। पितृसत्तात्मक समाज यहाँ का था। घर का वृद्ध पुरुष आमतौर पे घर का मुखिया होता था, कार्यों का विभाजन करता था। परिवार के सभी सदस्य उनकी बात को मानते थे और एक सख्त अनुशासन घर में इस तरह का रहता था ताकि सारी व्यवस्थाएं वो परिवार के हिसाब से चला सकें। बड़े परिवार होते थे, काफ़ी लोग, कई पीढ़ियां साथ रहती थी, लेकिन परिवार में पुरुषों को ज़्यादा महत्व मिला हुआ था। निर्णायक स्थिति में पुरुष ही थे। और जैसा कि मैं बताता हूं कि जब भी किसी समाज की स्थिति को डिस्कस करना हो तो महिलाओं की स्थिति, द स्टेटस ऑफ वीमेन, पोजीशन ऑफ वीमेन, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो कुल मिला के जब हम यूनान में देखेंगे तो यूनान में महिलाओं की स्थिति को बहुत अच्छी नहीं कह सकते हम। किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्थिति महिलाओं की अच्छी नहीं थी? क्योंकि महिला, एक तो पितृसत्तात्मक समाज बहुत रूढ़ता के साथ यहाँ पे था, उसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा महत्व, सामाजिक, धार्मिक और इन एस्पेक्ट से उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। इसके अलावा देखेंगे वहाँ पे बाल विवाह प्रचलित था। आमतौर पे 14-15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। शादी के मामले में लड़की की कोई सहमति नहीं ली जाती थी। सामान्य वर्ग तक में भी वहाँ बहुविवाह पद्धति प्रचलित थी, है ना। तो कहीं न कहीं महिला को बिल्कुल एक उपभोग की वस्तु की तरह, यहाँ तक कि ऐसे भी उल्लेख और आख्यान मिलते हैं कि महिलाओं को बाकायदा भेंट में दिया जाता था, महिलाओं को खरीदा और बेचा जाता था, महिलाओं को दास के रूप में रखा जाता था। तो ये सारी स्थिति कहीं न कहीं सिद्ध करती है कि महिला की स्थिति वहाँ पे बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि अगर हम थोड़ा डीपली जाएंगे, गहराई से पढ़ेंगे, तो जो यूनान की सभ्यता के महान फिलोसोफर हुए हैं, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और इस तरह के जो बड़े विद्वान लोग उस वक्त के हुए हैं, उनका दृष्टिकोण भी कहीं न कहीं महिलाओं को लेके थोड़ा संकुचित ही हमें दिखाई देता है। वो भी किसी प्रकार से कहीं अपने लेखों में, अपनी पुस्तकों में कहीं महिलाओं की स्थिति को लेके कोई पैरवी करते नहीं दिखते। तो महिलाओं की स्थिति वहाँ बहुत अच्छी आप नहीं कह सकते। जहाँ तक रहन सहन, खान पान, पहनावे की बात आती है तो वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर तय होता है कि व्यक्ति अगर उच्च वर्ग से है, नागरिक वर्ग से है, कुलीन वर्ग से है, तो स्वाभाविक है कि वो बड़े शानदार घरों में रहता होगा, अच्छे उनके पहनावे होंगे, अच्छा उनका खान पान होगा, बहुमूल्य आभूषणों को वो पहनते होंगे, वो बहुत श्रृंगार करते होंगे, उनके पास समय भी था, धन भी था। लेकिन जो आम जनता थी, वो तन तो वो भी ढाप रहे होंगे, लेकिन उनके आभूषण नाम मात्र के होंगे या बहुत बहुमूल्य धातु के नहीं होंगे, श्रृंगार सामान्य तरीके से ही कर पाते होंगे। वो, उनके घर बहुत छोटे थे, झोपड़ी नुमाई थे, कच्चे घरों में वो रहते थे और खान पान भी उनका सामान्य रहा होगा। तो इस तरीके से रहन सहन, खान पान, आभूषण, श्रृंगार, इन सब के संदर्भ में जो वहाँ से जितने भी उल्लेख मिले हैं, चाहे साहित्यिक स्रोत के रूप में, पुरातात्विक स्रोत के रूप में या मूर्तियों, चित्रों के रूप में, तो उससे सिद्ध होता है कि समाज में उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से उनका ही जीवन यापन होता था। जहाँ तक मनोरंजन के साधनों की बात आती है तो मनोरंजन के साधनों में आप देखेंगे कि वहाँ और दूसरी सभ्यताओं की तरह सभी प्रकार के मनोरंजन के साधन कहीं न कहीं थे। जैसे कि तीज त्योहारों पे वहाँ भी उत्सव मनाए जाते थे, बहुत से वाद्य यंत्र मिले हैं, नाचना गाना एक सामान्य एक तरह से कला का उनका हिस्सा था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये लोग खेलों के बहुत शौकीन थे और जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े खेल प्रतियोगिता है ओलंपिक खेल, उसकी शुरुआत भी कहीं न कहीं आप एथेंस में देख सकते हैं। 776 ईस्वी पूर्व में पहला जो ओलंपिक खेल आयोजित किया गया वो एथेंस में ही किया गया था। ओलंपिक जो शब्द है वो ओलंपियस शब्द से कहीं न कहीं बना है, जो उनके देवता और धार्मिक जीवन से जुड़ा हुआ एक शब्द है। और हर 4 साल में इस तरह का वो खेलों का आयोजन करते थे और एथेंस के अंदर जो आसपास के जितने भी नगर राज्य थे उनके सबके खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। कई दिनों का ये आयोजन होता था और इसमें हजारों की संख्या में लोग दर्शक के रूप में शामिल होते थे और खेलों को शासक वर्ग खुद व्यक्तिगत रूप से भी बढ़ावा देते थे। तो ये सारा कहीं न कहीं उनके मनोरंजन के साधनों में था। इसके अलावा बच्चों के लिए जैसे खिलौनों की बहुत बड़े स्तर पे खुदाई में मिले हैं, उनका उल्लेख मिला है। पशु दौड़ है, पशुओं की लड़ाइयाँ हैं, विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों के माध्यम से वो नृत्य और गायन के द्वारा भी अपना मनोरंजन करते थे। घुड़ दौड़ उनके एक मनोरंजन का हिस्सा रहा होगा। घोड़ा यहाँ एक परिचित पशु है इनके लिए। तो इस तरीके से वो अपना मनोरंजन करते थे। तो जहाँ तक सोसाइटी की बात आती है, उनके सोसाइटी की स्थिति काफ़ी अच्छी थी।
जहाँ तक यूनान के सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन के संदर्भ में हम देखते हैं तो चार महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे उनके जो आर्थिक जीवन से जुड़े हुए हैं और किसी भी सभ्यता के आर्थिक जीवन से जुड़े हुए हों। इवन आज भी अगर हम बात करेंगे तो आज भी इन्हीं बिंदुओं के आसपास ज़्यादातर हम अर्थव्यवस्था देख सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले जैसे कि कृषि व्यवस्था, चूँकि ये एक लोहकालीन सभ्यता थी तो इसमें कृषि व्यवस्था और अच्छे से स्थापित हुई, क्योंकि अब तक जो पिछला जो काल था कांस्य युगीन सभ्यताओं का काल, उससे भी अच्छा ये लोह काल था कृषि के लिहाज से। क्योंकि अब वो और बेहतर अच्छी धातु के, लोह धातु के उपकरण, औजार, हथियार, हल, खुरपे, दरातियाँ, फावड़े, कस्सी वो बना पाए जो और ज़्यादा ड्यूरेबल थे और ज़्यादा जिनसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता था। ये दोनों तीनों प्रकार की यहाँ कृषि होती थी, सर्दी गर्मी सब तरह की यहाँ पे। और खेती में मुख्यतः गेहूँ, जौ, चावल और विविध प्रकार के फल, सब्जियाँ, ये सब वो पैदा करते थे। साल में दो दो तीन तीन फसल आमतौर पे पैदा करते थे। तो कृषि व्यवस्था इनकी काफ़ी मजबूत थी। चूँकि शासक वर्ग के लिए भी आय का साधन था तो शासक वर्ग भी खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरा इनकी मदद करते थे और बदले में शासक वर्ग जो भूमि कर के रूप में लगभग इनके उत्पादन का 1/3 हिस्सा वो लेते थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इनकी कृषि व्यवस्था काफ़ी मजबूत स्थिति में थी। जहाँ तक पशुपालन की बात आती है तो कृषि व्यवस्था में मदद के लिए पशुपालन है। कुछ पशु तो खेती में मदद के लिए पाले जाते थे, जैसे कि बैल है, गधा है, घोड़ा है, जो बोझा ढोने के काम आता था, हल चलाने के काम आता था। इसके अलावा मांस और भोजन के लिए भी पशु पाले जाते थे, जैसे कि गाय है, भेड़ है, बकरी है। इसके अलावा ये लोग सूअर भी पालते थे। मत्स्य पालन, मछली पालन भी एक इनके जीवन का हिस्सा था और उसके साथ साथ ये मुर्गे भी पालते थे, जो कि शायद इनको भोजन में मदद करते थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पशुपालन का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था। हस्तशिल्प और उद्योग एक महत्वपूर्ण आयाम होता है किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था के लिए। हस्तशिल्प में वो सारे जो काम जो छोटे मोटे होते थे वो यहाँ भी हो रहे हैं, जैसे लकड़ी से संबंधित काम है, कपास से सूत काटने का काम है, जुलाहे का काम है, बर्तन बनाने का काम है, छोटे मोटे औजार हथियार बनाने का काम, और बड़े स्तर के उद्योग भी थे। जैसे नाव बनाना एक बहुत बड़ा उद्योग था, क्योंकि ये समुद्र के किनारों के ऊपर ये सभ्यता थी और ज़्यादातर ये टापू भी थे नगर राज्य के रूप में, आपस में लड़ते भी रहते थे। तो सेना के लिए ही सही, व्यापार के लिए ही सही, लेकिन बड़े स्तर पर बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों का निर्माण करते थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग था। ईंट उद्योग अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग था। मकानों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे। मकानों को बनाना अपने आप में एक उद्योग था। राजमिस्त्री और वो सब लोग इसमें शामिल थे। आभूषण पहनने के शौकीन थे, तो स्वाभाविक है कि धातु उद्योग से जुड़ा पूरा एक ऐसा काम था जिसमें हजारों लोग काम करते थे। खानों से धातु को निकालना, उसको शुद्ध करना, उसको पिघलाना और फिर उसको एक तरह से गला के नई धातु का निर्माण करना या मिश्रित धातु का निर्माण करना या उस धातु से विशेष प्रकार के हथियार, औजार, फर्नीचर या इस तरह के घर की ज़रूरत की चीज़ें बनाना, वो सारा अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री था। जहाँ तक व्यापार वाणिज्य की बात आती है तो जो अतिरिक्त उत्पादन था, हस्तशिल्प के रूप में हो, चाहे उद्योग के रूप में हो, चाहे वो पशुपालन के रूप में हो, कृषि व्यवस्था के रूप में हो, अतिरिक्त उत्पादन अपनी आवश्यकता की जरूरत को पूरा करने के बाद वो बेचते थे, वो किसी को देते थे, उसके बदले में वो सारी चीज़ें प्राप्त करते थे जो उनके यहाँ नहीं थी। तो व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छे स्तर का था, चूँकि इनकी भौगोलिक लोकेशन भी ऐसी थी कि ये समुद्र के रास्ते से, स्थल मार्ग से एक तरफ यूरोप के हिस्सों से सारों से जुड़े हुए थे, नीचे की तरफ ये मिस्र और मेसोपोटामिया के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, भारत तक के इलाकों से इनका संपर्क था, फारस के क्षेत्र से इनका व्यापारिक संपर्क था। तो ये अपना एक व्यापार का इनका अपना एक तरीका था। अंतर्राज्य व्यापार भी था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी था। व्यापार में मुख्यतः आप देखेंगे, जहाँ तक निर्यात की बात है, यहाँ से सबसे ज़्यादा मिट्टी के बर्तन निर्यात होते थे, जिन पे विविध रंगों से चित्रकारी की जाती थी। इसके अलावा नक्काशी की गई विविध प्रकार की वस्तुएं जो साजो सामान के रूप में होती थी, वो भी यहाँ से बड़े स्तर पर सजावट की चीज़ें बाहर भेजी जाती थी। आयात में आप देखेंगे कि ये सोना, चांदी, मसाले, रंग, है ना, हाथी दांत की वस्तु विशेषकर जैसे भारत से, या विलासता की दूसरी वस्तु जो कुलीन वर्ग के लिए होती थी, वो सब ये अलग अलग क्षेत्रों से, दुनिया के तमाम उन क्षेत्रों से आयात करते थे। जैसा कि मैंने इसमें
एक स्लाइड के द्वारा दिखाया भी है कि जो ग्रीक इकोनॉमी है उसके फिर ये अलग अलग पार्ट है, चाहे वो ट्रेड के रूप में हो, चाहे वो क्राफ्ट वर्क के रूप में हो, तो अपने आप में उनका एक व्यापार और वाणिज्य का भी अपनी एक व्यवस्था थी। तो कुल मिला के जब हम देखते हैं कि ये जो सभ्यता थी ये एक ऐसी लोहयुगीन सभ्यता थी, अगर निष्कर्ष रूप में हम इसको देखें, जिसने इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। और प्रारंभ में यहाँ छोटे छोटे नगर राज्य स्थापित हुए थे, लेकिन आगे चलकर सिकंदर महान जैसे शासक के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य में बदल गए। विशेषकर जो एथेंस के अंदर जो प्रजातांत्रिक जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक नई व्यवस्था एक तरह से अस्तित्व में आई थी, वो आज तक कहीं न कहीं दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए आदर्श है। और विशेषकर जो संस्कृति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान इस सभ्यता का रहा है, चाहे वो होमर के रूप में साहित्य का सृजन हो, चाहे शुक्रात, प्लेटो, अरस्तु के रूप में दर्शन शास्त्री हो, हेरोडोटस जैसे इनके पास इतिहासकार हैं, पाइथागोरस जैसे इनके पास मैथमेटिशियन है। तो ये अपने आप एक बहुत बड़ी देन थी पूरे विश्व को, जो कि यूनान की सभ्यता ने दुनिया को दी है। तो इस तरह से समाज, राजनीति, दर्शन, कला, संस्कृति आदि प्रत्येक क्षेत्र में कहीं न कहीं यूनान की सभ्यता का अपना महान स्थान रहा है और आज भी विश्व इतिहास में इसका अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो लोककालीन इस यूनान की सभ्यता को हम इन 3-4 संदर्भों में विशेषकर देखेंगे। आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।